अभी ये पैन की बात करता हूं। अध्यक्ष महोदय, ये वक्फ बोर्ड का जो काम है, ये बेसिकली वक्फ प्रॉपर्टी को जो संभालने वाले मुतावली और जो वक्फ प्रॉपर्टी को व्यवस्था करते हैं उसको संचालित करने के लिए ये गवर्नेंस का, सुपरविजन का एक प्रावधान है। किसी भी तरीके से वक्फ बोर्ड वक्फ प्रॉपर्टी को मैनेज नहीं करता है। वक्फ बोर्ड वक्फ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट में हस्तक्षेप नहीं करता है। आप साफ साफ सुन लीजिए। 10 पॉइंट को मैं अब आपके सामने भी रखना चाहता हूं। ये जो हमने एक डेफिनेशन में जो बदलाव लाया है, इस डेफिनेशन में बदलाव का सबसे बड़ा मतलब यह है कि मुसलमानों में भी जो वक्फ के अंदर में अपना वक्फ प्रॉपर्टी इस वक्फ बोर्ड के प्रावधान से गवर्न करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम है। अगर वो ट्रस्ट के माध्यम से अपना प्रॉपर्टी का अलग तरीके से वो चलाना चाहता है, मैनेज करना चाहता है, उसके लिए भी छूट दिया गया है। तो इसमें जो आप लोग बार बार कहते हैं कि वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमान कैसे आ रहा है, इसका मैं छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं। अभी हम लोग किसी धर्म, किसी जाति का हिसाब से तो हम एमपी नहीं बने हैं, हम तो ऐसे सिटीजन होकर के एमपी बने हैं। तो अगर मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी वाला हमको कहेंगे कि किरण रिजिजू मेरा यहां नहीं आ सकता है, हमारा धर्म और तुम्हारा धर्म अलग है, तो कैसे होगा? मैं तो एज एमपी, मेरे पास अथॉरिटी है, मैं जा सकता हूं। उसी प्रकार से आपका ट्रस्ट है, ट्रस्ट को चलाता है चैरिटी कमिश्नर। तो ट्रस्ट वाला कैसे कहेंगे कि चैरिटी कमिश्नर मेरा जात का ही होना चाहिए? चैरिटी कमिश्नर तो गवर्नेंस को संभालने के लिए है, चलाता तो ट्रस्ट है। उसी प्रकार से आप कैसे कह सकते कि मेरा वक्फ प्रॉपर्टी को देखने के लिए वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमान नहीं हो सकता है? अब कैसे कह सकते हैं? ये तर्क आप थोड़ा गहराई से सोचिए, क्योंकि ये बार बार कहा गया है। मैं नाम नहीं लूंगा, वो बाद में तो बोलेंगे हमारे कुछ लोग हैं कि मुस्लिम का अफेयर्स में नॉन मुस्लिम क्यों आ रहा है। अरे ये धार्मिक व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं। इसलिए ये प्रॉपर्टी है, वक्फ प्रॉपर्टी है, आप लोग इसको समझिएगा। उसके बाद सर, ये जो हमने जो 2013 के बाद कुछ बदलाव जो किए हैं, वक्फ बाय यूजर में कुछ लोग ने शंकाएं व्यक्त, सेकुलर इंक्लूसिव बनाना चाहते हैं। आपका पुराना प्रावधान को हटा करके अब हमने कहा है कि वक्फ बोर्ड में शिया भी रहेंगे, सुन्नी भी रहेंगे, बोहरास भी रहेंगे, आगा खानिस भी रहेंगे, मुसलमानों में जो बैकवर्ड है, पिछड़े लोग हैं, वो भी रहेंगे, और साथ साथ में महिला भी रहेंगे, और एक्सपर्ट नॉन मुस्लिम भी रहने का प्रावधान रखा गया है। सब स्वागत करना चाहिए, इसको किसी को आपत्ति होने का कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद सर, मैं थोड़ा सा इसको विस्तार करके बताना चाहता हूं। मेरा ही खुद का एग्जांपल मैं देता हूं। मान लो मैं मुस्लिम नहीं हूं, लेकिन मैं माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर हूं, तो मैं सेंट्रल वक्फ काउंसिल का चेयरमैन होता है। तो मेरे होने के बावजूद उसके बाद टोटल 4 नॉन मुस्लिम हो सकता है वक्फ काउंसिल में मेंबर, और उसमें मैक्सिमम 4 नॉन मुस्लिम के साथ साथ में 2 महिला कंपलसरी है। 2 महिला होना ही चाहिए सर। उसके बाद सर, स्टेट अभी आप पूरा वक्फ बोर्ड देख लीजिए, महिला कहां है? महिला को भी रखा ही नहीं है, वो सिर्फ बातें करते हैं। सर 22 सर, मैं स्पेसिफिक बताना चाहता हूं। सेंट्रल वक्फ काउंसिल में टोटल 22 मेंबर्स में 4 नॉन मुस्लिम से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते हैं। एक्स ऑफिशियो के पद को मिला करके 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो किसी धर्म का हो सकता है। जब इलेक्शन करते हैं तो कोई भी धर्म का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलए बन सकते हैं। सर 10
10 मेंबर मुस्लिम कम्युनिटी से होगा, 2 फॉर्मर जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, एक एडवोकेट ऑफ नेशनल एमिनेंस मेंबर रहेंगे, 4 पर्सन्स ऑफ नेशनल एमिनेंस फ्रॉम वेरियस फील्ड। ये तो कई कमिटियों ने इसको सिफारिश किया है, और एडिशनल सेक्रेटरी या ज्वाइंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसमें रहेंगे। आउट ऑफ 10 मुस्लिम मेंबर्स 2 महिला अनिवार्य है, ये हमने प्रावधान रखा है। आप सोचिए, मैंने पिछली बार भी बताया सुरेंद्रेश्वर टेम्पल के बारे में, तो आपको बताया जब बाकी कोई धर्म ही नहीं था तब ये सुरेंद्रेश्वर टेम्पल था। तिरुचेंथुराई विलेज तमिलनाडु में उसको वक्त डिक्लेयर करने के बाद कर्नाटका में तो हजारों एकड़ का इशू है। फिर सर हरियाणा में जतलाना विलेज यमुनानगर में सिख गुरुद्वारा का जो जमीन है, कभी वहां मस्जिद भी नहीं था, कभी वहां मुस्लिम का सेटलमेंट का भी रिकॉर्ड नहीं था, उसको भी वक्फ डिक्लेयर कर दिया था। उसी प्रकार से केरला का मुनम्बम का जो इशू है वो तो अभी सब जान ही रहा है कि 600 क्रिश्चियन फैमिलीज का जो जमीन को वक्फ बोर्ड ने वक्फ डिक्लेयर कर दिया है, चर्च का भी कर दिया, और आगे जाने का रास्ता भी बंद कर दिया था। अगर हम ये बिल पारित कर दिया, उसका अपना जमीन वापस मिल जाएंगे गरीबों का, किसानों का। ऐसे चीजों में आप लोग समर्थन करना चाहिए। मैं तो मानता हूं कि अभी भी देर नहीं हुआ, अभी भी आप जिद पे राजनीतिकरण करके आप अड़े रहे, आप मुश्किल में फंसने वाले हैं। विशेष करके हमारे कांग्रेस वालों को मैं कहना चाहता हूं, और बाकी हमारे साथी दल है, कांग्रेस के झांसे में ना आए, आपको भी डुबा देंगे ये लोग। इस बिल को विरोध करके बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। आप ध्यान से सुनिए अध्यक्ष महोदय। इसलिए अंत में सर, क्योंकि मैंने कहा है कि मैं आखिरी में जवाब दूंगा, तो हम लोग आगे भी इस पार्लियामेंट को भी वक्त डिक्लेयर ना कर दे, हम लोग आराम से भविष्य के लिए और अच्छा काम करें। मैंने पॉजिटिव बात में अपना बात को रखा है। अंत में मैं अपील करके अपना बात को समाप्त करना चाहता हूं इसी लाइन के साथ। मेरी हिम्मत को तो सराहो। देखिए मैं कितना हिम्मत के साथ बोल रहा हूं। मेरे हिम्मत को तो सराहो, मेरे हमराही बनो। मैंने एक शम्मा जलाई है हवाओं के खिलाफ। आप लोग जब इस बिल को समर्थन करेंगे, मैं हमारे वरिष्ठ नेता सब सदन में बैठे हम लोग सुन रहे हैं, मैं अपने आप को बहुत भाग्यवान मानता हूं, मैं भाग्यशाली हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मेरे जैसे एक साधारण सदस्य को इतना पुण्य काम करने का मौका दिया है, इस बिल को यहाँ रखने का मौका दिया है। करोड़ों करोड़ों गरीब मुसलमान बहने दुआ देने वाला है। दुआ में अकेला क्यों लूं, ये दुआ आप भी लेना चाहिए। इस बिल को समर्थन कीजिए, ये मेरा अनुरोध है अध्यक्ष महोदय। छूट गया था, मैं सर खुले दिल से आपको कहना चाहता हूं, लेकिन बहुत सोच समझ के साथ ये प्रावधान अमेंडमेंट हम लेके आ रहे हैं कि जब आप वक्फ प्रॉपर्टी क्रिएट करेंगे तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ट्राइबल एरिया में जाकर के आदिवासी का जमीन को आप वक्फ क्रिएट कर दें, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारा देश के आदिवासियों का संरक्षण को ध्यान में रखते हुए शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 में आप वक्फ प्रॉपर्टी क्रिएट नहीं कर सकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण अमेंडमेंट लेकर आया है। डिटेल में अब आगे अध्यक्ष महोदय आपको मैं बताऊंगा। वक्फ ट्राइब्यूनल के बारे में सर मैं संक्षेप में, अभी फ्लोर खुलने वाले हैं, मैं आपके हाथ फ्लोर। एक चीज बार बार आप लोग कहते हैं, हमारे पक्ष के लोग हो या उस साइड के पक्ष के लोग हो या जो सदन से बाहर है, वो एक वक्तव्य देते रहते हैं, मैं उसको सुधारना चाहता हूं। ये कहते हैं कि हमारा देश में लैंड बैंक जो है वक्फ बोर्ड के पास 3rd लार्जेस्ट है। पहला रेलवे, इंडियन रेलवे, फिर इंडियन आर्मी मतलब इंडियन डिफेंस का, और फिर कहता है वक्फ बोर्ड के पास जमीन है। मैं उसको सुधारना चाहता हूं। सर आप भी तो ट्रेन में चलते हैं, हम लोग भी ट्रेन में चलते हैं। हजारों किलोमीटर ट्रेन का पटरी लगा हुआ है, स्टेशन बना हुआ है। वो
ट्रेन का पटरी लगा हुआ है वो रेलवे का प्रॉपर्टी थोड़ी है, ये तो देश का प्रॉपर्टी है, हम लोग सब चलते हैं उसमें। इसको आप कैसे लगा सकते हैं कि रेलवे के पास इतना है, वक्फ बोर्ड के पास इतना है? वो देश का प्रॉपर्टी है। हमारा डिफेंस के पास कहता है कि सेकंड लार्जेस्ट है। डिफेंस के पास जो भी ले रहे, जहां ट्रेनिंग करता है, जहां वो रहता है, या बॉर्डर एरिया में जितना डिफेंस लैंड है वो देश का रक्षा के लिए है। उसको आप कैसे वक्फ प्रॉपर्टी के साथ आप तुलना कर सकते हैं? वक्फ प्रॉपर्टी प्राइवेट प्रॉपर्टी होता है सर। तो इसलिए दुनिया में सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में है। सिर्फ हमारा देश में ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में है। तो फिर ये क्यों है 60 साल तक आप सरकार में रहे हैं, हमारे देश में मुसलमान इतना गरीब क्यों है? जब दुनिया का सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हमारा देश में है, तो हमारे गरीब मुसलमानों का पढ़ाई के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, स्किलिंग के लिए, इनकम जनरेशन के लिए क्यों काम नहीं हुआ आज तक? बताइए। ये दुनिया का सबसे बड़ा वक्फ प्रॉपर्टी अगर हिंदुस्तान में है, तो उस प्रॉपर्टी से गरीबों का उत्थान के लिए, लोगों का भला के लिए अगर ये सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब मुसलमानों के लिए काम कर रहा है, तो इसमें आपत्ति क्यों होना चाहिए? आप लोग बताइए। इसलिए सर, इसको धर्म जाति से बाहर उतर करके सबको सीधा अपना दिल से पूछ करके आप सोच के देखिए कि आप जो लोग आज इस बिल को विरोध कर रहा है, आज 1 साल 2 साल नहीं, सदियों तक हमारा देश उसको याद रखेगा कौन इस बिल को समर्थन कर रहा है, कौन इस बिल को विरोध कर रहा है। आज चंद वोट के लिए, सत्ता के लिए हमारे मुसलमानों को आपने 70 साल से ज्यादा वोट बैंक बना करके गुमराह किया है। कितना और गुमराह करना चाहते हैं? अब हमारा देश में वोट बैंक का राजनीति नहीं चलेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जब हमारा देश में इतना वक्फ प्रॉपर्टी है, तो इसको हम बेकार में पड़ा रहने नहीं दिया जा सकता है। गरीब मुसलमानों के लिए, आम मुसलमानों के लिए इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। उसके लिए आज का ये वक्फ संशोधन बिल जरूरत है। अध्यक्ष महोदय जी, हमारे अध्यक्ष महोदय जी, ये वक्फ बोर्ड का जो प्रावधान किसी मस्जिद, किसी मंदिर, किसी धार्मिक स्थल का व्यवस्था का कोई लेना देना नहीं है। ये सिंपली एक प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट का विषय है। ये कोई मुसलमान अपना ज़कात देता है, फितरा देता है, उसको हम पूछने वाला कौन होते हैं? ये आपका धार्मिक भावना से जुड़े हुए चीज है, उसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये वक्फ प्रॉपर्टी का मामला है, लेकिन वक्फ प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट करता है, मुतवालिज करता है। ये आपको इतना बेसिक ये फर्क जो है अगर समझ में नहीं आते या जानबूझ करके आप नहीं समझना चाहते हैं, तो मेरा पास इसका कोई इलाज नहीं है। अध्यक्ष महोदय जी, ये आपके माध्यम से मैं फिर से कहना चाहता हूं कि ये सर क्या ये ऐसा बहस नहीं होता है जी। आपको बोलने का मौका मिलने वाले हैं, तो कम से कम बात को शांति से सुनने के बाद आप अपना बात रखिए। ये कोई तरीका नहीं होता है सर। अध्यक्ष महोदय, ये जो उन्होंने गुमराह करने का कोशिश किया गया है, ये मैं कुछ केसेस आपको बताना चाहता हूं सर। आप देखिए आर्टिकल 25(1) क्या कहता है, संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 25(1) कहता है, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, morality and health, and to the other provisions of this part, all the persons are equally entitled to freedom of conscience and the right freely to profess, practice and propagate religion. सर, गवर्नमेंट किसी भी धार्मिक व्यवस्था को, किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, कोई धार्मिक काम में हस्तक्षेप करने नहीं जा रहा है।
ना ही वक्फ बोर्ड किसी धार्मिक स्थल की व्यवस्था में कोई भी तरीके से हाथ डालने का प्रावधान है, बिल्कुल नहीं है। सर, आप अगर हम कोई नमाज, सर ये क्या झूठ बोल रहे हैं महोदय जी? ये आज एक ट्रिगर पॉइंट क्यों हुआ है? ये अमेंडमेंट बिल लाने का आवश्यकता सबसे ज्यादा शुरुआत कहां से हुई? मैं संक्षेप में बताना चाहता हूं। 2013 में, 2014 में हम सब चुनाव में गए और चुनाव में जाने से पहले 2013 में कुछ कदम ऐसे उठाए गए हैं जो आप सुन करके, आप सदस्य के रूप में भी और इस देश का नागरिक होने के कारण आपके दिमाग में यह बात जरूर सवाल उठेगा कि ऐसा कदम क्यों उठाया गया है। सर, 2013 में पहला यह बदलाव हुआ कि इस देश में कोई भी आदमी, कोई भी इंसान, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, बौद्ध हो, जैन हो, वक्फ क्रिएट कर सकता है। सबको मालूम है वक्फ एक मुसलमान का अल्लाह के प्रति अपना उसका एक पायस चैरिटेबल रिलीजियस पर्पस के लिए वक्फ क्रिएट किया जाता है, लेकिन उसमें डाइल्यूशन करके 2013 में कोई भी वक्फ क्रिएट कर सकता है। यह प्रावधान सबसे पहले उस समय की यूपीए सरकार ने किया है। दूसरा, आपने सारा वक्फ को स्पेसिफिक कर दिया कि शिया बोर्ड में शिया ही रहेंगे, सुन्नी बोर्ड में सिर्फ सुन्नी ही रहेंगे, और कोई भी बोर्ड हो सिर्फ उनके लोग ही रहेंगे, बाकी कोई उसमें आ नहीं सकता है। ऐसा आपने प्रावधान किया। तीसरा, 2008, सर आप शांति से सुनने के बाद आप जो भी पूछेंगे हमारा रिप्लाई तो आएंगे ही। सर, डिबेट का आखिरी में है, मेरा फिर से रिप्लाई होगा। तो अभी मैं जब शुरुआत में कुछ दृष्टिकोण रख रहा हूं, इसमें कोई हस्तक्षेप ना करे, ध्यान से सुनिए ताकि हमारा डिबेट का स्तर भी ऊंचा रहे और तर्क भी सामने में आ जाए। सर, एक प्रावधान आया सेक्शन 108। उस सेक्शन 108 में यह लिखा गया है कि वक्फ बोर्ड का जो प्रावधान है इस देश में कोई भी मौजूदा कानून के ऊपर में रहेगा, ओवरराइडिंग इफेक्ट रहेगा। ऐसा आपने कानून बनाया है। इस देश में ऐसा कानून कैसे मंजूर कर सकते हैं अध्यक्ष महोदय जी? हर कानून अपना अपना हिसाब से चलता है, लेकिन एक कानून दूसरे कानून के ऊपर में ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा, ये कोई भी मान्यता नहीं दे सकता है। उसके बाद सर, मैं कुछ प्रोपेगेंडा साथ में जुड़े हुए हैं उससे पहले, जो 2013 में मुझे भी बहुत ताज्जुब हुआ कि ये पास कैसे जबरदस्ती करवाया है। 2013 में वक्फ पे यूजर जो आपने प्रावधान डाला, उसके बाद 1970 से एक केस चल रहा था दिल्ली के अंदर में। दिल्ली के अंदर में हमारा सीजीओ कॉम्प्लेक्स है, पार्लियामेंट बिल्डिंग है, कई प्रॉपर्टीज है, और इसको वक्फ बोर्ड, दिल्ली वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया कि ये वक्फ प्रॉपर्टीज है। उसके बाद ये केस चल रहा था अदालत में। उस समय यूपीए सरकार ने पूरा सारा जमीन को डी नोटिफाई करके वक्फ बोर्ड को दे दिया। 123 प्रॉपर्टी। अगर आज हम ये संशोधन लेके नहीं आते तो जिस सदन में हम बैठे हैं, ये पार्लियामेंट बिल्डिंग, इसको भी क्लेम किया जा रहा था। एयरपोर्ट, बसंत विहार, और अगर नरेंद्र मोदी जी का सरकार नहीं आते, अगर यूपीए का सरकार कंटिन्यू रहता, तो क्या क्या बिल्डिंग को डी नोटिफाई किया जाना था। 123 प्रॉपर्टी को तो डी नोटिफाई किया। मैं रिकॉर्ड में कह रहा हूं, अपने मन से कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं ऑफिशियल रिकॉर्ड का बात बता रहा हूं अध्यक्ष महोदय। 1970 से एक केस चल रहा था दिल्ली के अंदर में। दिल्ली के अंदर में हमारा सीजीओ कॉम्प्लेक्स है, पार्लियामेंट बिल्डिंग है, कई प्रॉपर्टीज है, और इसको वक्फ बोर्ड, दिल्ली वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया कि ये वक्फ प्रॉपर्टीज है। उसके बाद ये केस चल रहा था अदालत में। उस समय यूपीए सरकार ने पूरा सारा जमीन को डी नोटिफाई करके वक्फ बोर्ड को दे दिया। 123 प्रॉपर्टी। अगर आज हम ये
संशोधन लेके नहीं आते तो जिस सदन में हम बैठे हैं, ये पार्लियामेंट बिल्डिंग, इसको भी क्लेम किया जा रहा था। एयरपोर्ट, बसंत विहार, और अगर नरेंद्र मोदी जी का सरकार नहीं आते, अगर यूपीए का सरकार कंटिन्यू रहता, तो क्या क्या बिल्डिंग को डी नोटिफाई किया जाना था। 123 प्रॉपर्टी को तो डी नोटिफाई किया। मैं रिकॉर्ड में कह रहा हूं, अपने मन से कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं ऑफिशियल रिकॉर्ड का बात बता रहा हूं अध्यक्ष महोदय। ये कानून प्रोस्पेक्टिव है, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। ये आप लोग बहुत क्लियर से सुन लीजिए, ये किसी का जमीन छीनने का कानून नहीं है। ये किसी का राइट, किसी का हनन करके उसका प्रॉपर्टी को हड़पने का नहीं है। राज्य सरकारों को अधिकार दिया गया है कि जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उसका तो कोई डिस्प्यूट नहीं है, लेकिन जो डिस्प्यूटेड है, जो कोर्ट में पेंडिंग है, उसको हम यह कानून बना के कैसे हटा सकते हैं। कोर्ट का पावर को तो हम ले नहीं सकते सर। इसलिए यहां बार बार ये लोग माइक बजा बजा करके झूठ 100 बार भी बोलो, कुछ होने वाला नहीं है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जब लाया गया था, वही लोग हैं जिन्होंने कहा था कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पास होकर एक्ट बन जाएगा तो मुसलमानों का हक छिन जाएगा, उनका नागरिकता खत्म हो जाएगा। आज सीए लागू हो गया, बताइए किसी मुसलमान का अधिकार छीना है, किसी मुसलमान का नागरिकता छीना है, बताइए। क्या आप माफी मांगेंगे? आपने देश भर में घूम घूम कर झूठे बातें फैलाया, आज आप साबित हो गया कि आपने झूठ बोला था, लेकिन आज आप माफी मांगने का भी हिम्मत नहीं रखते हैं। जिगर थाम के आप लोग सुनिए, ये आप आज दोबारा आप मिसलीड करेंगे, गलत बातें करेंगे तो फिर मुंह खाना पड़ेगा आपको। फिर कोई और बिल लेके आएंगे, फिर मैं आपका पर्दाफाश करेंगे फिर से। इसीलिए सर हम लोग तर्क पे जाइए, पॉइंट पे जाइए। इसलिए दूसरा, महिलाओं के लिए अध्यक्ष महोदय जी, क्योंकि फैमिली में पुरुष महिला सब होते हैं, तो इसमें हमने एक सिंपल प्रावधान रखा है कि एक कोई भी मुसलमान जब वर्क क्रिएट करता है, सबसे पहले उस परिवार में जो महिला का अधिकार है उसको सुनिश्चित करके ही आप वर्क क्रिएट कर सकते हैं। नहीं तो पहले ऐसा होता था, वर्क क्रिएट कर दिया, आपका बच्चों का अधिकार खत्म हो गया, महिला का अधिकार खत्म हो गया। आप वर्क उसी प्रॉपर्टी को क्रिएट कर सकते हैं जो आपका हकदार है, जो आपका 100% हिस्सा है, उसी को ही आप वर्क क्रिएट कर सकता है। बच्चों का और महिला का अधिकार नहीं छीन सकता है। ये बहुत बड़ा रिफॉर्म है। मुसलमानों में अगर वो चाहते हैं कि महिला आगे ना बढ़े तो ये लोग इसको विरोध करेंगे, लेकिन जो थोड़ा प्रोग्रेसिव सोचने वाले, जो थोड़ा बारीकी से अगर सोचेंगे तो कितना गलत बात है कि समाज में महिलाओं को दबाने का काम करते हैं और यहाँ जोर जोर से बोलते हैं। अध्यक्ष महोदय जी, सारा मैनेजमेंट जो सरकार का जमीन या प्राइवेट का जो जमीन है, इसका कलेक्टर को इन्होंने कमेटी के माध्यम से सुझाव किया है कि हर चीज कलेक्टर को क्यों ऑथोराइज किया गया है। तो कमेटी के बात को माना है कि कलेक्टर से ऊपर कोई भी अधिकारी, कलेक्टर से ऊपर जो अधिकारी है वो देखेंगे सरकारी जमीन और कोई डिस्प्यूट है वक्फ बोर्ड के साथ या किसी मुतावली के साथ डिस्प्यूट है, उसका जांच कलेक्टर के ऊपर अधिकारी करेंगे। ये कमेटी ने सुझाव दिया था और उसी को मान करके आज इस सदन में पेश किया जा रहा है। एक महत्वपूर्ण सुझाव हम लेके आ रहे हैं, अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं, इसमें मैं मानता हूं कोई विरोध नहीं करेगा। ये इसमें शुरू में छूट गया था, मैं सर खुले दिल से आपको कहना चाहता हूं, लेकिन बहुत सोच समझ के साथ ये प्रावधान अमेंडमेंट हम लेके आ रहे हैं कि जब आप वक्फ प्रॉपर्टी क्रिएट करेंगे तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ट्राइबल एरिया में जाकर के आदिवासी का जमीन को आप वक्फ क्रिएट कर दें, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारा देश के आदिवासियों का संरक्षण को ध्यान में रखते हुए शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 में आप वक्फ प्रॉपर्टी क्रिएट नहीं कर सकते हैं।
ये एक महत्वपूर्ण अमेंडमेंट लेकर आया है। डिटेल में अब आगे अध्यक्ष महोदय आपको मैं बताऊंगा। वक्फ ट्राइब्यूनल के बारे में सर मैं संक्षेप में, अभी फ्लोर खुलने वाले हैं, मैं आपके हाथ फ्लोर छोड़ने वाले हैं, तो मेरा जो वाइंड अप को आप ध्यान से सुन लीजिए। जो ट्राइब्यूनल है, ट्राइब्यूनल में 2 मेंबर का हमने प्रस्ताव रखा था, तो कमेटी ने कहा कि 2 मेंबर ठीक नहीं है, इसमें 3 मेंबर होना चाहिए। ये प्रस्ताव भी मंजूर किया गया है। तो वक्फ ट्राइब्यूनल में 3 मेंबर होगा फिक्स टेन्योर का साथ, और उसमें आज टोटल लिटिगेंट्स 14,417 केसेस है। आप सोच के देखिए, तो ट्राइब्यूनल में जल्दी जल्दी केस डिस्पोज हो, 3 मेंबर्स का ट्राइब्यूनल बनाया गया है। उसके बाद में उसका टेन्योर को फिक्स किया गया है। उसके बाद में जो एक बहुत स्ट्रिंजेंट प्रोविजन था, पहले ऑटोमेटिक अपील करने का राइट नहीं था, स्पेशल रिव्यू पिटीशन ही कर सकते थे ट्राइब्यूनल के ऑर्डर के बाद। तो आज हमने एक अच्छा सोच के साथ खुला मन से ये कहा है कि अब अगर आप वक्फ बोर्ड का निर्णय से खुश नहीं है, वक्फ ट्राइब्यूनल का निर्णय से खुश नहीं है, तो आप अदालत जा सकते हैं। ये रास्ता भी हमने खोल दिया है। उसके बाद सर